तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत में अंग्रेजों का एक शक्ति के रूप में उद्भव, और जिसमें हम लोग कवर कर चुके थे क्या क्या, जल्दी से याद दिलाते हैं आपको। बंगाल, अवध, मैसूर, सिंध, पंजाब, 5 राज्य हम लोग कवर कर चुके हैं जिसको अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम तो इसके पहले पढ़ा गए थे, है ना। हम सोचे कि हमने देखा ही नहीं कि कौन कौन लाइव है कि नहीं है, तो लाइव ही नहीं हो रहा था, तो हमने शुरू कर दिया था मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, मराठा एक बड़ा साम्राज्य कैसे बना, और फिर उस एक बड़े साम्राज्य को अंग्रेजों ने कैसे निगल लिया, ये पूरा यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा पढ़ने वाले हम लोग मराठा हिस्ट्री और फिर अंग्रेजों की मराठा साम्राज्य पर विजय। एक बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें लगभग 3 लेक्चर लगेंगे, है ना। मेरा आइडिया है कि 3 लेक्चर में ये कवर होगा। तो मराठा जो है ये दक्षिण भारत में, कहा जाता है कि मुगलों के ये रियल उत्तराधिकारी के रूप में इनको माना जाता है कि मुगल साम्राज्य के बाद भारत में अगर कोई बड़ा साम्राज्य बनता है तो वो है मराठा साम्राज्य। तो मराठा हिस्ट्री को हम 2 चरणों में डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मराठा हिस्ट्री के 2 फेज हैं। फेज नंबर 1 जो शुरू होता है 17वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी के लास्ट से ये औरंगजेब की डेथ तक होता है, ठीक है। और इस टाइम पर मराठा लीडर कौन कौन है, शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई, ठीक है। और फिर मराठों का एक दूसरा फेज भी है जो कि लेटर मुगल पीरियड में शुरू होता है, जब उत्तर भारत में जो उत्तर मुगल काल चल रहा था, तब मराठा नायक थे मराठा पेशवा। यानी मराठा इतिहास के 2 चरण हैं। एक चरण में जो लीड करने वाले मराठा नायक थे शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई थे। ये लोग मराठा छत्रपति थे, और मराठा छत्रपतियों ने अपने यहाँ एक मंत्र परिषद की नियुक्ति की थी, शिवाजी ने स्पेशली। तो उसका नाम था अष्ट प्रधान, और अष्ट प्रधान का जो प्रमुख पद होता था वो होता था पेशवा। तो पेशवा आगे चलकर मराठा साम्राज्य का क्या बन जाएगा, लीडर। तो आगे चलकर मराठा साम्राज्य को लीड करेगा पेशवा, ठीक है। ये कैसे मराठा साम्राज्य को लीड करेगा हम लोग आगे बातें करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मराठा हिस्ट्री को हम 2 चरणों में देखते हैं, प्रथम चरण और दूसरा चरण। तो मराठा हिस्ट्री और मुगल साम्राज्य को यहाँ पर हम कैसे लिंक करते हैं, तो जरा यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे एक मैप के माध्यम से। जैसा कि हमारा पढ़ाने का जो अपना तरीका है, जो मेरा स्टाइल है, कि हम मैप से ही चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको चीजें इजी वे में समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर भारत विंध्याचल पर्वतमाला ये है, ये विंध्यन माउंटेन है। और इधर ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये मराठा साम्राज्य यहाँ पर विकसित होगा, है ना। मराठा साम्राज्य यहाँ पर होगा। और जब दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य है तो उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य, यहाँ पर मुगल साम्राज्य, ठीक, मुगल साम्राज्य। और मुगलों का यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य है अकबर, है ना। या अकबर के और भी पहले जाए तो बाबर शुरू करता है, और हुमायूं, फिर अकबर, ठीक। अब ये लोग मुगल क्या करते हैं, दक्षिण भारत पर भी अभियान करते हैं, दक्षिण भारत में भी अपना युद्ध अभियान जारी रखते हैं। अब दक्षिण भारत में भी कौन कौन सी सल्तनत हैं ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ठीक है। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको बताते हैं, ये हो गया लगभग बीजापुर। थोड़ा मैप से आप समझिए इसको। बीजापुर आज की डेट में कर्नाटक में है बीजापुर, और ये रहा इधर अहमदनगर, अहमदनगर, ये एक रफली आइडिया है। और ये इधर रहा नीचे गोलकुंडा, है ना, ये एक रफली आइडिया है इधर। तो ये स्थितियां हैं भारत की उस समय। तो जो मुगल शासक हैं
वो इधर दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करते हैं और ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जैसे राज्यों को जीत भी लेते हैं। यहाँ पर बरार भी है एक, जिस पर अकबर का हमला होता है। तो ये स्थितियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मराठा इस समय फंसे हुए हैं यहाँ पर। मराठा एकमात्र यहाँ पर हिंदू साम्राज्य है, ठीक है। और उत्तर भारत में भी मुस्लिम है और ये दक्षिण भारत में मुस्लिम सल्तनत है। तो यहाँ पर धर्म को लेकर, यहाँ पर धर्म को लेकर भी राजनीति चलेगी, ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और मराठा साम्राज्य बनने के पहले मराठों की स्थिति क्या है, हम लोग क्लास को वहां से उठाएंगे, ठीक है। तो पूरी मराठों की आज हम ओरिजिन पर बात करेंगे पूरा। लेकिन जब मराठा डेवलप हो जाएंगे तो ये स्थितियां होंगी। उत्तर भारत में मराठों का युद्ध मुगलों से भी चलेगा और दक्षिण भारत में भी जो ये है जो सल्तनत बीजापुर वगैरह, इनसे भी मराठों के युद्ध चलेंगे। हालांकि औरंगजेब ने बीजापुर गोलकुंडा जीत लिया था और शाहजहां ने अहमदनगर जीत लिया था, तो मुगलों का साउथ में एक बड़ा साम्राज्य फैला भी है आगे चलकर, ठीक है। तो मराठा यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में है ना। अब आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा जरा, यहाँ पर देखिए, मुगल साउथ में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं, तो मुगलों का सामना मराठों से भी होगा और मुगलों का सामना अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा से भी होगा, ठीक है। और मराठों के दुश्मन ये सभी होंगे, मुगल भी होंगे और ये बीजापुर, ये भी सब होंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन इस समय आपको दिख रही होगी। तो ज्यादातर जो मुगलों के झगड़े हैं वो मराठों के झगड़े इधर मुगलों से चलते हैं साम्राज्य विस्तार को लेकर। तो अकबर की मृत्यु के बाद जो मुगल शासक बने वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, मतलब थोड़ा कमजोर हो गए। तो मराठों को मौका मिला अपने आप को यूनाइट करने में, ठीक है। और फिर जब आया औरंगजेब, तो औरंगजेब और मराठों का एक लंबा संघर्ष चलता है और औरंगजेब के मरने के बाद भी मराठों और मुगलों के संघर्ष चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी बैकग्राउंड के साथ हम चीजों को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मराठा साम्राज्य का ओरिजिन देखेंगे, मराठों का ओरिजिन देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमने आपको समझा दिया कि मराठा हिस्ट्री के दो फेज हैं, ठीक है। एक फेज में शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई जैसे लोग मुगलों से संघर्ष करेंगे और दूसरे फेज में मराठा पेशवा और मुगलों के साथ संघर्ष चलेगा। और फिर उधर अंग्रेज आ जाएंगे तो फिर अंग्रेजों का और मराठा पेशवाओं का युद्ध चलेगा और अंग्रेज उन्हें फाइनली खत्म करेंगे। तो इतनी चीजें यहाँ पर हमने आपको पहले बताने का प्रयास किया ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि आखिर सिचुएशन क्या थी। तो आप लोग हमें जल्दी से बताइए कि ये जो हमने अभी भी कुछ चीजें क्लियर की हैं, ये आपको समझ में आई? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। तो चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हिस्ट्री, तो इसलिए मैं पहले से थोड़ा सा आपको तस्वीर क्लियर करना चाह रहा हूँ। चलिए फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं तेजी से। यस सर। क्या है? ओके। तो हम लोग मराठों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। मराठों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। और ये जो आप कहेंगे सर मराठों की उत्पत्ति क्या, मराठों का जन्म हुआ, मराठों की उत्पत्ति होगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब मराठा साम्राज्य कैसे बना, ठीक है। मराठे थे तो शिवाजी के पहले भी, लेकिन शिवाजी ने एक मराठा साम्राज्य को जन्म दिया। वो कैसे बना, मतलब मराठों का एक अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य कैसे बना, ऑल इंडिया मराठा एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम हिस्ट्री में कोई भी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो उस डायनेस्टी का उद्भव कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मराठों का उद्भव कैसे हुआ, एक साम्राज्य के रूप में एक एम्पायर कैसे खड़ा किया मराठों ने। इस चीज को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर
अरे यार जी तुम बने रहो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो किसी भी साम्राज्य के ओरिजिन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, किसी भी साम्राज्य के उद्भव में बहुत सारे कारक काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मराठों को एक अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य में तब्दील करते हैं। तो एक इतिहासकार है ग्रांड डफ, है ना, एक इतिहासकार है ग्रांड डफ। इन्होंने बोला है मराठों के बारे में, कहते हैं कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। जैसे कोई अग्निकांड हो जाता है अचानक, तो कहते हैं मराठों का जो ओरिजिन है वो सडन हुआ है, जैसे कोई अग्निकांड हो जाता है अचानक, वैसे ही मराठों का उद्भव हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी साम्राज्य अचानक उद्भव नहीं होता है, लेकिन ये ग्रांटअप एक स्कॉलर है, इनका अपना मानना है। तो खैर इनकी बात पे हम लोग बहुत ज्यादा गौर तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है तो फिर आपके वो काम आएगा। ठीक, तो इसमें कई फैक्टर हैं उद्भव में। तो उद्भव के कारक, ये चीजें पहले हम लोग समझेंगे। उद्भव के कारक कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मराठों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कोई भी साम्राज्य बनता है तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या है ना, ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है। तो भौगोलिक कारक, भौगोलिक परिस्थितियां, ये हमारा जो पर्यावरण होता है ना, इन्वायरमेंट, परिस्थितियां। तो भौगोलिक परिस्थितियां मतलब वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस वातावरण में हम रहते हैं और हमारा डेवलपमेंट कुछ उसी के तरीके से होता है, तो वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे डेवलपमेंट में। तो मराठों के ओरिजिन में भी ये वातावरण का, अर्थात वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, वो बहुत बड़ा रोल था उसका। दूसरा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब के समकालीन है ये लगभग। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, हिंदू विरोधी नीति, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हुआ। ठीक, तीसरा फैक्टर, भक्ति आंदोलन के मराठा संतों का धार्मिक आंदोलन, मराठा संतों का धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। तो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ मराठा सेंट, धार्मिक आंदोलन। तो अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कि मराठा संतों ने जो धार्मिक आंदोलन चला रखा था वो मराठा साम्राज्य के उद्भव में कैसे भूमिका निभाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व, शिवाजी का, शिवाजी का, शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, ये तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो यहां पर मैंने लिखे हैं। तो इन फैक्टर्स ने मराठा साम्राज्य के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए एक एक करके हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये मराठा साम्राज्य के उद्भव में ये फैक्टर कारगर हुए। तो पहला जो हमने यहाँ पर लिखा है, भौगोलिक परिस्थितियां, तो ये एक बड़ा कॉमन सी बात है। एक भूगोल में हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ते हैं, पर्यावरणवाद, इन्वायरमेंटलिज्म। तो इन्वायरमेंटलिज्म जो पर्यावरणवाद है, ये जो स्कूल है ये कहता है कि जिस जगह की पर्यावरण परिस्थितियां जैसी होंगी वहां का डेवलपमेंट उसी के जैसा होता है। ठीक है, तो इस पर्यावरणवाद जो स्कूल है उसकी एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हुई है मिस सैंपल, अमेरिका की थी वो, मिस सैंपल। उन्होंने बताया कि अगर हमारा विकास, मतलब मेरा जो विकास है वो
ज्योग्राफिकल फैक्टर उसे कंट्रोल करते हैं। उनका कहना था कि जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में रहते हैं वो लुटेरे हो जाते हैं, वो लूट मार का काम करते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं उनके नाक में और आंखों के बाल बड़े होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर बालू उड़ती है और वो बाल उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम कैसे हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। उनका कहना था कि जो विषुवतरेखी प्रदेशों में निवास करते हैं वो बीमार रहते हैं, वो बीमारियों का प्रदेश है। क्यों? क्योंकि वहां पर बीमारियां फैलने की बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। तो बिल्कुल वो फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। तो जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, वो प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया में एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। तो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है और वहां की जो जलवायु है ये मराठों को लड़ाकू और परिश्रमी बना देती है। तो जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। तो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में लोग ज्यादातर लड़ाकू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में छिपने की काफी गुंजाइश होती है और वहां का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, उपजाऊ नहीं होता है। तो कृषि कार्य वहां पर बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वहां के लोग ज्यादातर लड़ाकू हो जाते हैं और परिश्रमी हो जाते हैं। तो वो लूट मार का व्यवसाय ज्यादातर करते हैं। तो ये जो मराठा थे ये एक लड़ाकू जाति के रूप में जाने जाने लगे, ये इनकी पहचान बन गई, ये विशेषता बन गई इनकी। और एमजी रानाडे एक स्कॉलर हैं, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, इन्होंने एक बुक लिखी है राइज ऑफ मराठा। इन्होंने एक बुक लिखी है राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ द मराठा पावर, इनकी एक बुक है। इस बुक में इन्होंने बताया है कि भौगोलिक स्थिति के कारण ही यहाँ के लोगों में स्वतंत्रता की भावना इस सीमा तक विकसित हुई कि कोई भी शासक अधिक समय तक मराठों पर शासन नहीं कर पाया। कहते हैं कि ये लोग काफी परिश्रमी हो गए, लड़ाकू हो गए और इनके अंदर एक स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई जिसकी वजह से ना तो उत्तर भारत के मुगल और ना ही दक्षिण भारत की मुस्लिम सल्तनत उनके ऊपर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया और यूनाइट करके अपने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की, ऐसा कहा जाता है। तो भौगोलिक परिस्थितियां वहां की ऐसी थी। दूसरा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। उस समय क्या था, ये जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति थी जिसने मराठा साम्राज्य को जन्म दिया, ये जो विचार है ये बेसिकली सर जो जदुनाथ सरकार है, सर देसाई है और एमजी रानाडे, इन सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति है इसकी वजह से मराठा यूनाइट हुए। हुआ क्या, औरंगजेब के बारे में बताया था ये एक कट्टर इस्लामिक शासक था और इसने हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार किया। तो मराठे थोड़े से साहसी थे और इन्होंने सोचा कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा और जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो मराठे औरंगजेब के द्वारा चूंकि हिंदुओं को सताया जा रहा था तो इन्होंने मराठों ने क्या किया, हिंदू धर्म की सुरक्षा के नाम पर, गाय की रक्षा के नाम पर यूनाइट होना शुरू किया। तो देखिए जब भी हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तो हम लोग यूनाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब जब खतरा आता है तब तब हम यूनाइट होते हैं और जब यूनाइट होंगे तो फिर हम एक साम्राज्य में अपने आप को तब्दील कर लेंगे। तो
मराठों के ऊपर संकट था, हिंदू धर्म को लेकर संकट था, तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए और गाय की रक्षा करने के लिए ये मराठे यूनाइट हुए और मराठे यूनाइट होकर एक मराठा साम्राज्य का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर तब तक साम्राज्य नहीं बनेगा जब तक उनमें से कोई एक लीडर निकलकर नहीं आएगा। तो शिवाजी वहां पर एक लीडर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो शिवाजी का जो व्यक्तित्व है वो चमत्कारिक है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा लोग मोदी जी को मानते हैं कि ये चमत्कारिक, तो उनके नाम पर सभी यूनाइट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार उस समय शिवाजी एक ऐसा चमत्कारिक इनका जो पर्सनालिटी था, तो शिवाजी ने क्या किया, देखा कि यार जो मराठा सरदार ये बिखरे हुए हैं, अगर हम इनको यूनाइट कर लें, अगर हम इनको यूनाइट कर लें तो हमारे पास एक पावर आ जाएगी, और जब पावर आ जाएगी, जब हम यूनाइट हो जाएंगे तो फिर हम हिंदू धर्म की रक्षा बड़े आसानी से कर सकते हैं और गाय की सुरक्षा हम कर सकते हैं, क्योंकि गाय भी खतरे में थी उस समय, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य था उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में। तो नेता हमेशा मौके की तलाश में रहता है, तो शिवाजी को एक मौका मिला। शिवाजी ने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा मुद्दा है और हम हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर और गाय की रक्षा के नाम पर हम इन बिखरे हुए मराठों को एकत्रित कर सकते हैं, और चूंकि हम एकत्रित करेंगे तो हम उस मराठा साम्राज्य के मुखिया हो जाएंगे। तो शिवाजी ने नारा दिया, हिंदू धर्मोद्धारक। तो हिंदू पद पादशाही, हिंदू धर्मोद्धारक अपने आप को बताया कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें यूनाइट होना है। ब्राह्मणों की रक्षा का हम व्रत लेते हैं, तो उनको हम यूनाइट करेंगे, गाय की रक्षा हम करेंगे। तो इन्होंने इसके नाम पर सभी बिखरे हुए मराठा सरदारों को यूनाइट कर लिया, और एक जो बिखरे हुए मराठा सरदार थे, इन्होंने मिलकर शिवाजी के नेतृत्व में एक मराठा साम्राज्य की नींव रख दी। तो अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य जो बना, वो शिवाजी के चमत्कारिक व्यक्तित्व का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना। तो इन्होंने हिंदू पद पातशाही की, हिंदू पद पातशाही यानी हिंदू साम्राज्य होगा वो बनाएंगे, तो सभी यूनाइट हो गए, है ना। एक चीज और, एक यहाँ पर मराठा संतों का धार्मिक आंदोलन। तो उस समय मराठा जो मराठवाड़ा क्षेत्र था, वहां पर भक्ति आंदोलन चल रहा था, और उस भक्ति आंदोलन के दौर में कुछ मराठा संत थे, जैसे नाम आपने शायद सुना हो, रामदास, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव, है ना, ज्ञानेश्वर जिनको कहते हैं। तो ज्ञानेश्वर हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, रामदास हो गए। इनकी शिक्षाओं ने मराठा राज्य के उदय में सहयोग दिया। इनकी जो शिक्षाएं थी, इनकी शिक्षाओं ने मराठा साम्राज्य के उद्भव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब कहेंगे सर क्या ऐसी शिक्षाएं इन्होंने दी, कौन सी ऐसी एजुकेशन दी जिसकी वजह से मराठा यूनाइट हो गए। तो देखिए, ये जो संत हैं, इन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, तो काम करते कहीं से प्रेरणा लेते हैं, तो प्रेरित करने वाला कौन हो सकता है, तो प्रेरित करने वाला कोई विद्वान हो सकता है, कोई धार्मिक गुरु हो सकता है, ठीक है। तो उनके विचारों का प्रभाव मराठों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। तो हुआ क्या, जैसे शिवाजी के गुरु जो रामदास थे, इन्होंने अपनी पुस्तक दासबोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिया, है ना। किसने, रामदास। तो शिवाजी के ये धार्मिक गुरु थे रामदास, इनकी पुस्तक थी दासबोध, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो दासबोध, इन्होंने इस बुक में कर्म दर्शन के सिद्धांत पर इन्होंने क्या किया, फोकस किया, कर्म दर्शन के सिद्धांत पर फोकस किया, है ना। दूसरा, इन्होंने मतलब कर्म दर्शन के सिद्धांत पर इन्होंने उपदेश दिया है कि कर्म करिए, है ना, कर्म करिए, कर्म से ही सब कुछ मिलेगा। अब आप देखिए, जब इन्होंने कर्म की बात करना शुरू किया,
तो देखिए, जब तक हम लोग सिर्फ सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब हम एक्शन लेना शुरू करेंगे तो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो इन्होंने कर्म पर फोकस किया कि कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म करिए। तो मराठों को इन्होंने कर्मठ बना दिया अपने इन उपदेशों के माध्यम से। और जब कोई कर्मठ हो जाएगा तो वो काम कर ले जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता है, आप उसे कर्म में भी बदलिए, उसको एग्जीक्यूट भी करिए। तो एग्जीक्यूट करने की जो प्रेरणा है वो मराठा संतों से इनको मिली। दूसरा, जो रामदास थे, इन्होंने शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, है ना। तो महाराष्ट्र धर्म को प्रोत्साहित करने का उपदेश दिया इन्होंने। ये महाराष्ट्र धर्म क्या है? महाराष्ट्र धर्म एक ऐसा धर्म जहां पर जातिगत भेदभाव नहीं होता है, जहां पर स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है, स्त्रियों की दशा में सुधार करने पर बल दिया जाता है, कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति पर फोकस किया जाता है और बहुदेववाद को नियंत्रित किया जाता है। ये एक ऐसा धर्म है, तो एक सुधारवादी धर्म है। देखिए, जहां पर भेदभाव नहीं होगा तो वहां पर एकता होगी। तो महाराष्ट्र धर्म के अंतर्गत भेदभाव को दूर करने की बात कही गई। फिर जब तक भेदभाव बना रहेगा तब तक लोग यूनाइट नहीं होंगे। तो ये भेदभाव रहित, जातिगत भेदभाव ये धर्म नहीं करता है। तो जब ये जातिगत भेदभाव का इसने विरोध किया महाराष्ट्र धर्म ने, तो मराठों की ये पहचान बन गई कि मराठे जातिगत को नहीं मानते हैं, जातिगत भेदभाव को नहीं मानते हैं। तो जो विभिन्न हिंदू जातियां थी वो आपस में क्या होने लगी? यूनाइट होने लगी। और जहां पर जातिगत भेदभाव होगा वहां तो यूनाइट हो ही नहीं पाएंगे। तो एक तो इसमें जातिगत भेदभाव का विरोध किया, जिससे मराठों को आपस में यूनाइट करने में काफी आसानी हुई। दूसरा, ये महिलाओं की दशा को सुधारने की बात करता है महाराष्ट्र धर्म। तो जहां पर महिलाओं की दशा अच्छी होगी वो समाज जरूर आगे जाएगा। तीसरा, इसने कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति पर फोकस करने की बात कही महाराष्ट्र धर्म ने। तो जहां पर कर्मकांड ज्यादा होते हैं वहां पर लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक। तो ये लॉजिकल है धर्म, है ना। तो जिस समाज में कर्मकांड हावी होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा। जिस समाज में लॉजिक होगा, जो धर्म लॉजिकल होगा वो ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है। और बहुदेववाद पर नियंत्रण किया। तो जैसे जो बहुत सारे देवताओं के बीच में हम लोग फंसे रहेंगे तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो महाराष्ट्र धर्म एक प्रोग्रेसिव धर्म था और इसने वहां पर मराठों के अंदर वो सारी सुधारवादी चीजें डाल दी। तो ये मराठों की एक विशेषता बन गई और उसी विशेषता के बैनर तले सभी मराठा सरदार आपस में यूनाइट हो गए और एक अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी भावनाओं को यूनाइट किसने किया? शिवाजी ने। एक लीडर तो चाहिए। तो नो डाउट शिवाजी हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने धर्म का प्रयोग राजनीतिक किया। तो भले ही राजनीतिक किया लेकिन उद्देश्य तो इनका ठीक था ना। तो हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर, गाय की रक्षा के नाम पर, ब्राह्मणों की रक्षा के नाम पर इन्होंने सभी को यूनाइट कर लिया। तो एक तीर से दो निशाने, एक तो धर्म की रक्षा की और दूसरा इन्होंने अपने आप को लीडर भी बना लिया। तो आज भी लीडर वही करते हैं ना, मौके की तलाश में वो लोगों को यूनाइट कर लेते हैं, मुद्दा चाहिए। तो जिसके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं वो चीजों को कैश कराना जानता है। तो शिवाजी के पास वो गुण थे और उन्होंने परिस्थितियों को भांप लिया और उन परिस्थितियों में किन चीजों पर फोकस करना है उसको उन्होंने फोकस किया और शिवाजी ने उन बिखरे हुए मराठा जो सरदार थे उनको यूनाइट करके एक अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य की नींव रख दी। तो ये चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो ये जो शिवाजी थे ये कुशल सेना नायक भी थे, ठीक है। और शिवाजी में मराठा साम्राज्य के विभिन्न तत्वों को एक करने की अद्भुत क्षमता भी थी। अब जिसके अंदर अद्भुत क्षमता, वही तो इनका चमत्कारिक व्यक्तित्व था। तो शिवाजी के अंदर बिखरे हुए मराठा समाज के विभिन्न तत्वों को यूनाइट करने की एक अद्भुत क्षमता थी। तो यूनाइट करने की जिसके अंदर क्षमता होगी वही तो लीडर होगा, ठीक। तो इस प्रकार मराठा राज्य के उद्भव में तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है ये समझ में आया? बोलिए, वॉइस चैटिंग का ऑप्शन ओपन है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? मैं साइड हो जाता हूँ। ओके ओके ओके। तो देखिए, ये जो चीजें हमने आपको बताई हैं ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो वही सारी चीजें आज की पॉलिटिक्स में भी तो होती हैं। तो अगर ये सारी चीजें हम अपने जो शासक हैं, जो हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, उससे हम सीख सकते हैं, वही तो इससे हमारे अंदर लीडरशिप के गुण भी विकसित हो सकते हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए, जो हमारे जीवन में अप्लाई भी होंगे, हमेशा काम, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मराठों का प्रारंभिक इतिहास। ये मराठे आए कहां से, तो थोड़ा सा हम मराठों की जड़ों में जाते हैं। मराठों की जड़ों के अंदर जरा घुसते हैं हम लोग। ये मराठे आए कहां से? अब देखो, मराठों का संबंध कहीं ना कहीं राजपूतों से है, ऐसा हिस्ट्री का रिसर्च बताता है, ठीक। तो मराठों का संबंध कहीं ना कहीं राजपूतों से है। कैसे है ये बात अभी आपको हम क्लियर करेंगे। तो जो मराठे थे, जो शिवाजी के आदि पूर्वज थे। अच्छा, मराठे, हम लोग शिवाजी जब से उभर कर आए तभी से मराठों को जानना शुरू करते हैं। तो शिवाजी के जो आदि पूर्वज थे वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। तो शिवाजी के आदि पूर्वज, एंसेस्टर्स जिनको कहते हैं, आदि पूर्वज, तो एंसेस्टर्स ऑफ शिवाजी, है ना, ये कहां से बिलोंग करते थे? ये मेवाड़, जो राजपूताना है राजस्थान में, मेवाड़ के सिसोदिया सिसोदिया वंश से संबंधित थे। सिसोदिया वंश से ये बिलोंग करते थे। हुआ क्या, ये 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया, है ना, 1303 में चित्तौड़ पर, मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान, है ना। तो मेवाड़ जिसको चित्तौड़ कहते हैं, तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। तो वहां से सज्जन सिंह, जिनको सुजान सिंह कहा जाता है, वो वहां से महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो सज्जन सिंह, जिन्हें सुजान सिंह भी कहा जाता है, सुजान सिंह, ये कहां चले गए? महाराष्ट्र चले गए। वहां से महाराष्ट्र माइग्रेट कर जाते हैं, वहां चले गए। तो जो सिसोदिया थे मेवाड़ के, ये चले जाते हैं, एक इनकी शाखा साउथ में चली जाती है, सुजान सिंह। फिर सुजान सिंह यानी सज्जन सिंह के बाद और भी जो इनकी पांचवी पीढ़ी, बीच की हम छोड़ रहे हैं, पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में एक व्यक्ति पैदा हुए, उग्रसेन, उग्रसेन, ये फिफ्थ जनरेशन। और उग्रसेन के दो पुत्र हुए, कर्ण सिंह और शुभकर्ण, इनके दो पुत्र हुए, कर्ण सिंह और शुभकर्ण, ये दो पुत्र हुए, कर्ण सिंह और शुभकर्ण।
इसके बाद कर्ण सिंह का तो कोई बहुत ज्यादा आगे हिस्ट्री नहीं मिलता, लेकिन जो शुभ कर्ण है यहां से इनका फैमिली ट्री आगे बढ़ता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर शुभ कर्ण की। तो थोड़ा सा आपको पूरा ये चीजें आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी जो हम आपको चीजें बता रहे हैं, है ना। आपको जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी चीजें ये। तो यहाँ पर शुभ कर्ण, यहां से आगे हम फैमिली ट्री बढ़ाते हैं मराठों का। तो इनके वंशज भोसले कहलाए। इनके आगे चलकर इनके जो आगे जो वंश जाता है, इनके वंशज क्या कहलाए? भोसले। इनका जो आगे वंश बढ़ता है उसे भोसले कहा जाता है। और शुभ कर्ण का एक पौत्र था बालाजी भोसले। शुभ कर्ण का पौत्र यानी बेटे का बेटा का पौत्र बालाजी भोसले। बालाजी भोसले। और ये जो बालाजी भोसले थे, इनके दो पुत्र थे। इनसे दो पुत्र हुए, एक थे मालोजी और एक थे बिठोजी। मालोजी और विठो जी। और ये जो मालो जी थे, इसका फैमिली ट्री हम इधर बना दे रहे हैं। इनके पुत्र थे शाहजी। शाहजी मालो जी के पुत्र, ठीक। और ये जो मालो जी और विठो जी थे, ये लखू जी जाधव के अंगरक्षक थे। ये दोनों ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक। लखू जी जाधव ये एक जमींदार थे। ये लखू जी जाधव कौन थे? ये एक जमींदार थे, जागीरदार, मराठा क्षेत्र में जागीरदार। तो ये दोनों मालो जी बिठोजी लखू जी जाधव जो जागीरदार थे, उनके ये बॉडी गार्ड थे, अंगरक्षक थे। अंग रक्षक, ठीक, ध्यान से समझना। बाद में जो मालो जी थे, ये बाद में मालो जी ये अहमदनगर, जो साउथ इंडिया में जो अहमदनगर हमने आपको बताया था, ये अहमदनगर की सेवा में चले गए, ठीक है। तो अहमदनगर के वजीर था एक मलिक अंबर। तो मलिक अंबर ने इन्हें मालो जी को सेना में भर्ती कर लिया, मालो जी को। तो ये जो मालो जी थे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये अहमदनगर की सेना में काम करते थे। अहमदनगर की सेना में काम करते थे, ये सेना में थे, ठीक है। लेकिन जब इनकी डेथ होती है 1620 में, ये इनकी डेथ हो जाती है मालो जी की 1620 में। तो मालो जी का पुत्र जो शाह जी था, ये अहमदनगर की सेवा में चले जाते हैं। और ये जो शाह जी हैं, ये भोसले फैमिली चल रही है ना। ये शुभकर्ण के वंशज क्या कहलाते थे? भोसले। तो ये शाह जी, ये भोसले हैं। तो शाह जी भोसले मालो जी भोसले के पुत्र थे। तो मालो जी चूंकि अहमदनगर की सेना में काम करते थे, मालो जी की डेथ हुई तो शाहजी भोसले अहमदनगर की सेवा में चले गए। अब ये जो शाहजी भोसले थे, इनका विवाह लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई के साथ हुआ। लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई से हुआ। और लखू जी जाधव कौन थे? अभी हमने आपको बताया, ये वहां महाराष्ट्र के जागीरदार थे। तो शाहजी का विवाह, शाहजी का विवाह किससे हुआ? लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई। लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई है, किसके साथ हुआ? जीजाबाई के साथ। और जीजाबाई और शाहजी भोसले का पुत्र शिवाजी है ना। तो इनका पुत्र कौन हुआ? शिवाजी, शिवाजी भोसले। तो शिवाजी, ये शिवाजी। और यही शिवाजी चमत्कारिक व्यक्तित्व का धनी है ना, शिवाजी। तो ये तो सब नौकरी वोकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वाला आगे नहीं जाता है, ये शासक नहीं बन सकते हैं। शिवाजी के अंदर लीडरशिप के गुण थे। और ये शिवाजी
बिखरे हुए मराठों को यूनाइट करते हैं, ठीक है, और मराठा साम्राज्य की नींव डालते हैं। तो शाहजी भोसले अहमदनगर की सेवा में जाते हैं। फिर ये शाहजी भोसले कुछ अहमदनगर से विवाद हो जाता है, तो ये जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं, ये मुगलों की सेवा में चले जाते हैं शाहजी। और जहांगीर के काल में ही मराठा मुगलों के संपर्क में पहली बार आए और जहांगीर ने ही मराठों को मुगल उमरा वर्ग में शामिल किया। उमरा वर्ग, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मराठों को पहली बार किस मुगल बादशाह ने उमरा वर्ग में शामिल किया? उमरा वर्ग का मतलब होता है अधिकारियों का वर्ग, ये अधिकारी वर्ग है, ये अधिकारी वर्ग। तो पहली बार मराठों को किस मुगल बादशाह ने उमरा वर्ग में शामिल किया? वो जहांगीर था, ठीक है। इसके बाद फिर मुगलों से इनके विवाद हुए, तो फिर ये चले गए अहमदनगर। फिर अहमदनगर से विवाद हुआ तो ये फिर मुगलों के उसमें चले गए। फिर ये किसी कारण से जब अहमदनगर को शाहजहां ने जीत लिया, शाहजहां ने जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तो अहमदनगर का पतन हो गया। तो शाहजी भोसले बीजापुर की सेवा में चले गए, बीजापुर। इस तरीके से शाहजी ने यानी शिवाजी के फादर ने तीन तीन राज्यों की सेवाएं दी, अहमदनगर, मुगल और बीजापुर। और फिर शाहजी भोसले की डेथ हो जाती है। तो शिवाजी कहीं पर कोई सेवाएं नहीं देगा, कहीं कोई जॉब नहीं करेगा, ये बिखरे हुए मराठों को यूनाइट करके एक मराठा साम्राज्य की नींव डालेगा। तो अब आप लोग बताइए कि जो हमने मराठा जो ओरिजिन बताया है, ये कहां से आए, इनका फैमिली ट्री क्या था, ये सभी को समझ में आया? बोलिए। यस सर, समझ आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डीपली है। डीप है, इतिहास तो डीप होता ही है। यूपीएससी तो डीप मांगता है ना। क्लियर है? बस शाहजी का बड़ा लंबा काम। सही, ओके। तो चलिए, तो हम लोग ने पहुंचा दिया आपको शिवाजी तक, ठीक है। ये पूरा फैमिली ट्री आपको समझ, ये सब रखना नहीं, ये सब नहीं रखना है, आपको केवल यहाँ से समझना है कि जो मालोजी थे, यहाँ से उठाना है आपको। तो मालोजी के पुत्र शाहजी थे, है ना। और ये एक नाम लखूजी जाधव का याद रखना। लखूजी जाधव मराठा फैमिली इसमें नहीं, ये वहां के जागीरदार थे, ये भोसले परिवार से बिलोंग नहीं करते। लेकिन लखूजी जाधव की पुत्री का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले का हुआ जीजाबाई से, और इनका पुत्र हुआ शिवाजी। तो बस यहाँ पर चार नाम याद रखना है, लखूजी जाधव, मालोजी, शाहजी और शिवाजी, ठीक है। कितनी बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे भी। तो कहां कहां की सेवाएं दी इन्होंने, इतना बात आपको याद रखना है। 1664 में शाहजी की मृत्यु हो जाती है, शाहजी भोसले की, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1664 में। तो इन्होंने तीन तीन राज्यों की सेवाएं दी शाहजी भोसले ने। अहमदनगर, ये हम पूरा इतिहास पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता है। अहमदनगर में सेवा दी, फिर इन्होंने मुगलों के यहाँ सेवाएं दी, और फिर इन्होंने बीजापुर में भी सेवाएं दी, और फिर इनकी 1664 में डेथ हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में मराठे मुगलों के संपर्क में आए, और जहांगीर ने ही पहली बार मराठों को मुगल उमरा वर्ग में शामिल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो शाहजी भोसले तो इधर उधर नौकरी करते रहे, लेकिन शिवाजी एक शासक बनेंगे, इनके पुत्र। तो अब बात करते हैं हम लोग शिवाजी की। तो शिवाजी का जन्म, शिवाजी का संघर्ष, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर
पढ़ेंगे। तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ, तो शिवाजी का समय हम लोग देखेंगे। शिवाजी तो ये 1627 से 1680 ये इतने टाइम में इस दुनिया में रहते हैं। तो 1627 में ये इस धरती पर आते हैं और 1680 तक ये रहते हैं और बहुत सारा काम करके जाते हैं, एक मराठा साम्राज्य बना के जाते हैं। तो जन्म होता है इनका 10 अप्रैल 1627 को। ये कुछ फैक्ट हैं। जन्म 1627, ये 10 अप्रैल है इनका बर्थडे, 10 अप्रैल 1627। स्थान होता है शिवनेर का दुर्ग। स्थान इनका कहां पर हुआ था जन्म? शिवनेर का दुर्ग। क्वेश्चन आता है शिवनेर का दुर्ग, शिवनेर फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम जीजाबाई है, जैसा कि आप जानते हैं, माता जीजाबाई, और पिता शाहजी, है ना, जीजाबाई। इनके जो गुरु थे संरक्षक दादा कोंडदेव, इनके जो अभिभावक थे गार्जियन, वो दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव। और इनके जो धार्मिक गुरु थे वो समर्थ रामदास थे। धार्मिक गुरु समर्थ रामदास, जिनकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी, समर्थ रामदास। और इनकी पत्नी का नाम था साईबाई। पत्नी, पूरी फैमिली यहां पर साईबाई, ये पूरी फैमिली है। अब शिवाजी अभी अपना राज्याभिषेक नहीं करेंगे। शिवाजी क्या करेंगे, पहले पूरा अपना संघर्ष करेंगे, ठीक। तो 1627 में इनका जन्म होता है और 1637 में शाहजी भोसले ने अपने पुत्र शिवाजी और पत्नी जीजाबाई को पूना की अपनी पैतृक जागीर में, ये पूना में रहते थे महाराष्ट्र में, पूना की अपनी पैतृक जागीर की देखभाल का दायित्व दादाजी कोंडदेव को सौंपकर ये बीजापुर की सेवा में कर्नाटक चले गए। बात समझिएगा। तो बात है 1637 की, है ना। इनकी जो पैतृक जागीर है वो कहाँ है? पूना। पेरेंटल जो जागीर थी इनकी वो है पूना, महाराष्ट्र में। तो ये जो शाहजी भोसले थे, इनके फादर शाहजी भोसले, देखिए किताबें जो इतिहास मराठों का शुरू करती हैं वो यहीं से शुरू करती हैं, है ना। लेकिन उसके पहले की बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। जब तक वो बातें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप मराठा समझ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो शाहजी भोसले 1637 में क्या करते हैं, अपने पुत्र शिवाजी और पत्नी जीजाबाई को और अपनी पैतृक जागीर को दादा कोंडदेव के भरोसे छोड़कर ये कहां चले जाते हैं नौकरी करने? बीजापुर की सेवा में कर्नाटक चले जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर ये जॉब ऑब करने लगते हैं और बाद में इनकी वहीं डेथ हो जाती है, ठीक। तो इधर शिवाजी क्या करेंगे, ये एक लीडर के रूप में उभरेंगे। तो शिवाजी का थोड़ा सा दृष्टिकोण हम लोग देखें। शिवाजी का दृष्टिकोण, ये क्या सोचते हैं, ठीक। तो शिवाजी के दृष्टिकोण की बातें यहां पर हम लोग करेंगे। ये आरंभ में शिवाजी का उद्देश्य था एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। तो शिवाजी का दृष्टिकोण, शिवाजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या दृष्टिकोण था? आरंभ में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। आरंभ में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना, ये इनका प्रारंभिक उद्देश्य था शिवाजी का। तो इसी वजह से इन्होंने हिंदू पद पादशाही अंगीकार किया। इसी वजह से इन्होंने हिंदू पद पादशाही अंगीकार किया, इसको इन्होंने एडॉप्ट किया, अंगीकार किया, हिंदू पद पादशाही। इसका मतलब क्या है मैं समझा चुका हूं, फिर अभी बता दूंगा। और गाय और ब्राह्मण की रक्षा का व्रत लिया, गाय और ब्राह्मण की रक्षा का व्रत लिया,
ब्राह्मण की रक्षा का व्रत संकल्प लिया, ठीक है, और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि ली। हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि, ये शिवाजी का दृष्टिकोण है ना। तो ये कहते हैं कि हिंदू पद पातशाही यानी एक हिंदू साम्राज्य बनाना है हमें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर पूरे भारत में, उत्तर भारत या दक्षिण भारत कहीं भी देखें तो मुस्लिम साम्राज्य है, और कहते हैं हिंदू खतरे में है, तो हम एक ऐसा साम्राज्य बनाएंगे जो हिंदुओं का होगा। तो हिंदू पद पातशाही को अंगीकार किया, और कहते हैं कि गाय और ब्राह्मण खतरे में है, तो इनकी सुरक्षा का हम व्रत लेते हैं, और कहते हैं कि हम हिंदू धर्मोद्धारक हैं, हिंदू धर्म का उद्धार करेंगे। तो ये सब इन्होंने काम किया। तो इसकी वजह से जितना भी बिखरा हुआ मराठा था, इनके इन नेक विचारों को ध्यान में रखकर वो सभी यूनाइट होने लगे, और शिवाजी को एक लीडर के रूप में देखना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो नो डाउट शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी, ऐसा नहीं कि दिखावा था। तो हिंदू धर्म की रक्षा की भावना तो थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था, पॉलिटिकल। तो इनका ये जो उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य कैसा है? ये राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक, और राजनीतिक उद्देश्य ना होता तो ये इतनी मेहनत क्यों करते? तो राजनीतिक उद्देश्य था। तो हिंदू धर्म की रक्षा करना इनकी भावना तो थी, बट वो राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। हर व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति तो करेगा ही करेगा, इतनी मेहनत करेगा तो, ठीक है। तो उनका मूल उद्देश्य था, तो फिर ये प्रारंभिक उद्देश्य, तो फिर मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य क्या था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। मूल उद्देश्य, इसके अंदर की भावनाएं क्या है? अंदर की भावना है एक मराठा साम्राज्य बनाना, ठीक है। तो मराठों की बिखरी हुई शक्ति को यूनाइट करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। तो जितनी भी बिखरी हुई शक्तियां थी उनको यूनाइट करना, और यूनाइट करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करना, जिसे हम अखिल मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो शिवाजी का मूल दृष्टिकोण था। तो ये सब करने के लिए, ये सब योजनाएं हैं उनकी, ये सब करने के लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और एग्जीक्यूट, मेन समस्या तो एक्शन लेने में ही आएगी। तो शिवाजी जब अपने आप को प्रूव कर देंगे, और जब प्रूव कर देंगे तो सारे मराठा उनके अंडर में आ जाएंगे, सभी यूनाइट हो जाएंगे और उन्हें अपना लीडर स्वीकार कर लेंगे। और जब ये एक मराठा साम्राज्य बना देंगे, तब ये अपना राज्याभिषेक कराएंगे, और राज्याभिषेक कराने के बाद ये अपने आप को मराठा साम्राज्य का हेड ऑफ मराठा कहेंगे, और ये छत्रपति की उपाधि धारण करेंगे। तो आप शिवाजी से ये सीख सकते हैं कि आपको लीडर लोग तभी मानेंगे, आपको लीडर मानने के लोग तैयार हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। तो शिवाजी ने वो प्रूव करके दिखाया। अब शिवाजी का संघर्ष कैसे शुरू होता है उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आज लेक्चर हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि क्लास में संख्या भी धीरे धीरे कम हो गई। तो आज हम लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे, और मंडे को हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और उसके पहले कल संडे को कुछ आप लोगों से बातें भी करनी है हमें, तो कल कुछ बातें भी करेंगे, और इसके बाद मंडे को क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मंडे को।